हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे हम रूटीन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डिस्कशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का विवाह इनमें से किस राजकुमारी के साथ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है क्षेमा, कौशल देवी, चेरना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक्चुअली ये तीनों, ठीक है। तो बिंबिसार के 3 विवाह हुए थे, ठीक है। जो फर्स्ट शादी हुई थी वो हुई थी सॉरी चेलना से, ठीक है। ये हुई थी फर्स्ट मैरिज, ठीक है। जो चेलना थी, ठीक है, ये लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है। जो लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है, यहाँ की राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी, ठीक है। अच्छा, और सेकंड नंबर पे थी कौशल देवी, ठीक है, जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। नाम से मतलब सेम नाम है, कौशल देवी और कौशल राज्य था, ठीक है। कौशल राज्य की राजकुमारी थी कौशल देवी, जिसके साथ दूसरा विवाह हुआ बिंबिसार का, ठीक है। इसका भाई था प्रसेनजीत, जो कि इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, जो प्रसेनजीत होता है ये अपना जो होता है वो काशी जनपद जो होता है वो दहेज में देता है, ठीक है। और इसकी थर्ड वाइफ होती है क्षेमा, जो कि कुरु राज्य की राजकुमारी होती है, ठीक है, कुरु की, ठीक है। और साथ में ये बुद्ध की महिला शिष्य भी होती है, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी महिला शिष्य भी होती है। अच्छा, तो बिंबिसार के पास कितना राज्य हो गया, देखिए। मगध इसका अपना था, ठीक है। काशी दहेज में मिला, ठीक है। और ये करता है अंग पर आक्रमण, जो अंग राज्य होता है, ठीक है। यहाँ पे आक्रमण करता है और उसको जीतता है और मगध में मिला लेता है। तो इसका इतना बड़ा राज्य हो गया था, ठीक है। मगध, काशी और अंग, ये तीनों इसके हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है अशोक, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। अच्छा, तो काफ़ी पुरानी झील थी, ठीक है। फिर इसकी मरम्मत कौन करवाता है, फर्स्ट टाइम 2 टाइम हुई थी इसकी मरम्मत, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम किसने करवाई, रुद्रदामन, ठीक है, राजा रुद्रदामन ने, ठीक है। शकवंश के राजा थे रुद्रदामन, ठीक है। और इन्होंने ये बताया है जूनागढ़ अभिलेख में, इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है। ठीक है, जूनागढ़ में, ठीक है। जो जूनागढ़ का अभिलेख था उसमें इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है, कि रुद्रदामन ने फर्स्ट टाइम मुरम्मत करवाई है, ठीक है। अच्छा, जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज है ये संस्कृत है, ठीक है। और ये शायद एकमात्र ही है जो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। और ये भारत का सबसे लंबा शिलालेख है, ठीक है। शिलालेख बोल लीजिए या फिर अभिलेख बोल लीजिए, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख भारत का सबसे लंबा अभिलेख है और ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइम किसने मरम्मत करवाई, तो सेकंड टाइम पे करवाई थी स्कंदगुप्त ने, ठीक है, जो कि गुप्त वंश का राजा था, ठीक है। स्कंदगुप्त ने इसकी मुरम्मत करवाई और इसने भी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में ही दी इस बात की, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर जो था उसने भारत पर आक्रमण कब किया। ऑप्शन है 305 BC, 398 BC, 373 BC या 369 BC। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 305 BC, ठीक है। 305 BC में ये आक्रमण करता है और इसके बाद ये करता है चंद्रगुप्त के साथ, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, इसके साथ में संधि, ठीक है, ट्रीटी होती है दोनों के बीच में। और जो सेल्यूकस निकेटर है ये चंद्रगुप्त को कुछ राज्य देता है अपने, काबुल, कांधार, हेरात
और एक और देता है जेड्रोसिया, ठीक है। तो ये 4 राज्य अपने देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये इस ट्रीटी के बाद सेल्यूकस निकेटर जब वापस जाता है अपने राज्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको गिफ्ट करता है 500 हाथी, ठीक है, 500 एलिफेंट, ठीक है। तो ये गिफ्ट करता है सेल्यूकस को, ठीक है। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर का एक दरबारी होता है, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नाम है मेगास्थनीज, ठीक है। ये इसको छोड़ जाता है इधर भारत में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। लास्ट में ये भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु के साथ जाता है ये कर्नाटका। कर्नाटक में कौन सी जगह पे? श्रवण बेलगोला, ठीक है, श्रवण बेलगोला में जाता है, ठीक है। और वहाँ पे ये संथारा करता है। संथारा क्या होता है? एक टाइप से उपवास होता है, ठीक है, जैसे व्रत करना मतलब, ठीक है। और इसमें ये मतलब फलाहार वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, ठीक है, मतलब एकदम भूखे प्यासे रहना है, ठीक है। और ध्यान वगैरह में बैठते हैं, ठीक है। तो वो होता है संथारा, ठीक है। संथारा करने से 298 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी वृत्तांतों में किसे अमित्रोचेटस कहा गया, ठीक है। अमित्रोचेटस किसे कहा गया यूनानी वृत्तांतों में, ठीक है, मतलब यूनानी लेखकों ने कहा, ठीक है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार को अमित्रोचेटस बोला यूनानी वृत्तांतों में, ठीक है। अच्छा, बौद्ध ग्रंथों और जैन धर्म के ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें भी इसको 2 नाम दिए गए हैं। एक है सिंहसेन, ठीक है, सिंहसेन और अमित्रघात, ये 2 नाम भी बिंदुसार को दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसको सेंड्रोकोटस बोला गया है, ठीक है। और जो अशोक है, अशोक को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे बुद्ध शाक्य, मगधादिराज, मगध कुमार, अशोकवर्धन। और इन नामों का जो उल्लेख मिलता है वो जितने भी अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है, चाहे वो शिलालेख हैं, गुफा लेख हैं, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे ये नामों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अशोकवर्धन हो गया, पियदस्सी राजा, फिर देवनाम पियदस्सी है, ठीक है, फिर देवनाम प्रियम है, ठीक है। अच्छा, जो बिंदुसार है, ठीक है, इसकी 16 पत्नियां थी, ठीक है, कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, 16 पत्नियां। और इसके बेटे कितने थे? तो ये थे 101, मतलब महाभारत के बाद ये एक ऐसा राजा होगा जिसकी 101 बेटे थे, ठीक है। और एक बेटा इसका अशोक था, ठीक है, जो आगे चल के सम्राट बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेकस किसके दरबार में आया था, ठीक है। तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त या बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार, ठीक है। अच्छा, डायमेकस आया था और एक और यात्री आया था, ठीक है। जो डायमेकस था ये आया था इजिप्ट से, इजिप्ट माने मिस्र से, ठीक है। अच्छा, एक और आया था डायोनिसस, ठीक है, सॉरी डायोनिसिस आया था इजिप्ट से, और जो डायमेकस है ये आया था सीरिया से, ठीक है, कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ पे। डायमेकस सीरिया से आया था और जो डायोनिसस है ये इजिप्ट से आया था, ठीक है। तो इसके दरबार में आए थे ये दोनों, ठीक है। अच्छा, और बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? 273 BC में, ठीक है। और राजा कब बना था? 298 BC में। चलिए नेक्स्ट है, अशोक किसकी सहायता से राजा बना, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जो बिंदुसार है, ठीक है, इसकी मृत्यु हुई 273 BC में, ठीक है, 273 BC में। अब अशोक के 100 भाई और हैं, ठीक है, टोटल ये 101 हैं, ठीक है। अब इनमें होता है युद्ध, लड़ाइयाँ होती हैं कि कौन राजा बनेगा, ठीक है।
तो 3 साल तक गृह युद्ध चलता है 276 BC तक, सॉरी 269 BC तक, ठीक है। 269 BC तक चलता है युद्ध, गृह युद्ध होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अशोक किसकी सहायता से राजा बना, मतलब राजा बनता है अशोक, ठीक है, बट किसी की सहायता से बनता है, तो किसकी सहायता से बनता है। ऑप्शन है वसुमित्र, महाकश्यप, राधागुप्त या फिर उपगुप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, राधागुप्त। तो राधागुप्त की सहायता से अशोक जो है वो राजा बनता है। राधागुप्त कौन था, चाणक्य का शिष्य था एक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है चाणक्य की सहायता से, और अशोक राजा बनता है राधागुप्त की सहायता से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दो नाम और दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, जो वसुमित्र है ये चेयरमैन होता है जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ठीक है, बौद्ध महासंगीति होती है थर्ड, ठीक है, उसका चेयरमैन होता है। और महाकश्यप फर्स्ट का होता है, जो फर्स्ट महासंगीति होती है उसका, ठीक है। और उपगुप्त के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो अशोक होता है, ठीक है, अपने 99 भाइयों को मार देता है, ठीक है, सबको नहीं मारता, 99 को मार देता है और एक को छोड़ देता है, ठीक है। और जो जिसको छोड़ता है वो सबसे छोटा भाई होता है इसका, तिस्सा, ठीक है। बहुत दया का काम किया इसने कि अपने 99 भाइयों को मार दिया और एक को छोड़ दिया, ठीक है। और तिस्सा को ये बनाता है श्रीलंका का राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम कब मिले थे, ठीक है। ऑप्शन है 1837, 1750 में, या 1857 में, या 1830 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1750 में, ठीक है। अच्छा, मिले किसको थे, तो ये मिले थे टीलो फैंथर को, ठीक है। और पढ़े किसने थे सबसे पहले, तो 1837 में पढ़े थे ये जेम्स प्रिंसप ने, ठीक है। 1857 में क्रांति हुई थी पहली, ठीक है। और 1813 में चार्टर एक्ट आया था फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन है 260 BC में, 261 BC में, या 271 BC में, या 270 BC में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 261 BC में। 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। इसका भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कलिंग कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है कलिंग, ठीक है। युद्ध किसके बीच में होता है, तो अशोक, और ये अशोक की मतलब शासनकाल का उसका प्रथम युद्ध होता है, प्रथम और आखिरी, ठीक है। मतलब अपने भाइयों को मारने के बाद उसका ये उसके शासनकाल का ये पहला युद्ध होता है, ठीक है, और आखिरी भी यही होता है। अशोक और कलिंग का राजा होता है उस टाइम पे नंदराज, ठीक है। तो इनके बीच ये युद्ध होता है, क्यों होता है, हाथियों के पीछे, ठीक है। जो अशोक होता है ये नंदराज से हाथी लेना चाहता था, ठीक है। अब पता नहीं ऐसे कैसे स्पेशल हाथी थे जिनको ये प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। और इनके पीछे युद्ध भी कर डाला, ठीक है। और युद्ध ऐसा कि इसमें लगभग 1 लाख लोग मरे, ठीक है। यही नहीं, 1 लाख लोग मरे और प्लस 1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया गया, ठीक है। बट लास्ट में क्या होता है कि अशोक ये सब देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, ठीक है, और हताश होता है, ठीक है, उसको गिल्टी फील होती है। और वो क्या करता है फिर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, और बौद्ध धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपनाता है। पहले ये शिव भक्त था, ठीक है, फिर उसके बाद ये बौद्ध भक्त बन जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, ठीक है। अच्छा, कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ पे दी गई थी, मतलब कलिंग इसकी जानकारी तो कहीं दी गई होगी कि कलिंग का युद्ध हुआ, ठीक है, और इस युद्ध में क्या क्या हुआ। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है जो हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। हाथी गुफा अभिलेख को किसने बनवाया था, इसको बनवाया था खारवेल राजा ने, ठीक है, जो चेदी वंश का राजा था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध भिक्षु किसने बनाया। तो अशोक को बौद्ध भिक्षु किसने बनाया। ऑप्शन है उपगुप्त, निग्रोध,
पुत्तिस या फिर राधा गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोगली पुत्तिस। ठीक है, इसको बौद्ध भिक्षु बनाया। ठीक है, और उपगुप्त ने इसको बौद्ध शिक्षाएं दी। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, वो उपगुप्त ने। और जो निग्रोध कौन था, तो ये उपगुप्त का ही नाम है। ठीक है, दो नाम है इसके, दोनों एक ही इंसान है। ठीक है, उपगुप्त भी और निग्रोध भी। ठीक है, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी को। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन है आज का, संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना की भाषा को भी हमने कहीं से बोरो किया है। ठीक है, तो किस कंट्री से बोरो किया है। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से ली है, मतलब प्रस्तावना का जो आइडिया था वो लिया था हमने अमेरिका से। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा का आइडिया हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कि भाषा कैसी होगी हमारी। ठीक है, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से हमने 3-4 चीज़ें और ली हैं। ठीक है, हमारी यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, मतलब रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अच्छा, जो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसका आइडिया भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, और एक और चीज़ ली है रूल्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, व्यापार के नियम, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और एक और चीज़ बचती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जो हमारी 3 लिस्टें होती हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची है। तो इसका समवर्ती सूची का आइडिया भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक प्रस्तावना की भाषा है। ठीक है, रिलेशन है यूनियन एंड स्टेट का। ठीक है, जॉइंट सेशन और रूल्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रेड लिया है और कॉन्करेंट लिस्ट ली है। ठीक है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, उनको हमने कहाँ से बोरो किया है। ऑप्शन है रूस, जापान, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। अच्छा, आयरलैंड से भी हमने 4-5 चीज़ें ली हैं। अच्छा, हमने पहले डिस्कस किया है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से। ठीक है, यूएसए से ली है। अच्छा, हम प्रेसिडेंट अपना चुनेंगे कैसे, बाय इलेक्ट या बाय नॉमिनेशन, कैसे चुनेंगे, तो बाय इलेक्शन। ठीक है, तो जो इलेक्शन प्रोसेस है ये हमने आयरलैंड से ली है। ठीक है, इलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कैसे चुनेंगे हम, ठीक है, प्रेसिडेंट को, तो ये प्रोसेस हमने आयरलैंड से ली है। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कल मतलब लास्ट वीडियो में। ठीक है, जब हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि राज्यसभा के कुल मेंबर में जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, जो नॉमिनेशन है 12 मेंबर की, ठीक है, 12 मेंबर्स की, इसका आइडिया भी हमने आयरलैंड से लिया है। और इसके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 80 में। ठीक है, इसमें आर्टिकल 80 में। ऑल राइट। अच्छा, एक और चीज़ ली है हमने आयरलैंड से, जो भी अवार्ड्स और ऑनर्स दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो उनका आइडिया हमने आयरलैंड से लिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो ऑप्शन है 1953 में, 1956 में, 1951 में या फिर 1948 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1953 में। ठीक है, होता क्या है कि 1 अक्टूबर 1953 को, आपको पता है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ठीक है, और ये बना था तेलुगु भाषा के आधार पे। ठीक है, ये पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ। ठीक है, अच्छा, इसका गठन हुआ, फिर और बहुत सारे राज्य भी मांग करने लगे कि उनका गठन जो है वो भाषा के आधार पे किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक है, इससे पहले भी 1948 में,
ठीक है। 1948 में भी 2-3 समितियां बनी थी, ठीक है, मतलब समितियां बनती रही, वो अपने विचार प्रस्तुत करती रही, बट कुछ अच्छा समाधान नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। इसका अध्यक्ष था फजल अली। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने रेकमेंड किया, ये रेकमेंड करते हैं कि जो भी मतलब नियम बने बाद में कि राज्य का जो गठन होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो इसके लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। आयोग का गठन होता है 1953 में और अधिनियम पारित होता है 1956 में। और इसके अकॉर्डिंग, इसके तहत जो भी नियम बने उसके तहत फिर 14 राज्य और 6 यूटी इनका गठन होता है, ठीक है। इनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से राज्य बने थे, कौन कौन सी यूटी बनी थी, ठीक है, इनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। ऑप्शन है 6 वर्ष, 60 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, या फिर 5 वर्ष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष, ठीक है। और इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 67 में। अच्छा, वैसे तो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष, ठीक है, बट अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो रिज़ाइन कर सकता है एनी टाइम, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, राष्ट्रपति को। अच्छा, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो उसके पद से, ठीक है, जैसे हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं वैसे हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, बट इस प्रक्रिया को महाभियोग नहीं बोलते। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर लगता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान आर्टिकल 67 के क्लॉज बी में दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आर्टिकल 148, आर्टिकल 143, आर्टिकल 153 या आर्टिकल 154। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 148, ऑप्शन ए, ठीक है। और प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसे और क्या बोलते हैं, नेशनल फाइनेंस कंजर्वर, ठीक है। तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, नेशनल फाइनेंस कंजर्वर, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि हर राज्य का एक अलग राज्यपाल होगा, ये भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति चाहे तो 2 राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है, मतलब 2 राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 143 हमने कल डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, विधान परिषद की संरचना का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 171, आर्टिकल 170, आर्टिकल 156 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 171, ठीक है। तो विधान परिषद के बारे में कि मतलब मिनिमम मेंबर कितने होंगे, ज़्यादा मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, और एक विधान परिषद होगी किन राज्यों में हो सकती है, ठीक है, ये दिया गया आर्टिकल 171 में, ठीक है। मिनिमम मेंबर कितने होंगे 40 और मैक्सिमम कितने होंगे, तो जो विधानसभा की जितने मेंबर होंगे टोटल मेंबर, ठीक है, किसी राज्य की विधानसभा में, ठीक है, जितने मेंबर हैं उनका 1/3 होगा विधान परिषद के मैक्सिमम मेंबर, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 170। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में दिया गया है, ठीक है। मिनिमम मेंबर कितने होंगे 60 और मैक्सिमम कितने होंगे 500। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य का महाधिवक्ता।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य का महाधिवक्ता। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वही राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, ये किस में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, 165 में। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत की संरचना के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, कि पंचायत की संरचना कैसी होगी, पंचायत कैसी होगी। ठीक है, आर्टिकल 143, आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243 क्लॉज बी, आर्टिकल 370। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 243 का क्लॉज बी। ठीक है, तो इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है कि पंचायत 3 लेवल की हो सकती है। ठीक है, ग्राम लेवल पे, मध्यम स्तर पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो जो ग्राम लेवल पे होती है वो ग्राम पंचायत होती है, और मध्यम लेवल पे होती है या मीडियम लेवल पे होती है, ठीक है, वो मंडल पंचायत बोलते हैं उसको, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है। अच्छा, जो मध्यम स्तर की होती है वो तभी बन सकती है अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख से ऊपर हो। अगर 20 लाख से कम होगी तो वहाँ पे मध्यम स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली पंचायत का गठन कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन है 1953, 1957 या फिर 1959 या फिर 1949। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1959। ठीक है, 1959 में राजस्थान के नागौर में, ठीक है, होता है पहली पंचायत का गठन। ठीक है, और उद्घाटन करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बट इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है। ठीक है, कब तक नहीं मिलता है इसको, जाके होता क्या है कि इसको दर्जा देने के लिए मतलब सभी पंचायत को, ठीक है, दर्जा देने के लिए समितियां बनती हैं कुछ। ठीक है, इनके स्टडी करने के लिए, ठीक है, समितियां बनती है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, क्या नियम होने चाहिए। समितियां बनी, लास्ट समिति बनती है जो कि इम्पोर्टेंट है, पीके थुंगन समिति। ठीक है, या कमेटी, ये बनी 1988 में। देख लीजिए कितना टाइम लगा। 1959 में पहली पंचायत का गठन होता है और समिति बन रही है 1988 में भी। ठीक है, और 88 में समिति बनी, फिर इसने रेकमेंड किया, और फिर होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो आया 1992 में। कब आया, 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक है, और इसके तहत फिर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पंचायतों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा में SC और ST को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 333, आर्टिकल 331 या फिर आर्टिकल 312। तो ये आएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 330। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। मैं इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और रिकॉर्डर खुद बंद हो गया था और मैंने 1 घंटे तक ऐसे बोले जा रही थी। ठीक है, तो अभी एनर्जी एकदम डाउन हो गई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। ऑप्शन है देहरादून, जोरहाट, भोपाल या फिर असम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है देहरादून। ठीक है, देहरादून कहाँ पे है, यूके में। ठीक है, गरीबों का उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून में भारत का फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। ठीक है, जोरहाट कहाँ पे है, तो जोरहाट है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में रेन, ठीक है, रेन जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब जो वर्षा वन है, ठीक है, उनके रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये जोरहाट में है।
और भोपाल में क्या है, तो भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये है भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1962 में, 1982 में, या 1972 में, या फिर 1992 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1972 में, ठीक है। शुरुआत किसने की थी और कहाँ की थी? तो ये यूके में, अगेन यूके, गरीबों का उत्तराखंड, ठीक है, यहीं पे इसकी शुरुआत होती है। गांव के लोग शुरू करते हैं, ठीक है, जो गांव की महिलाएं होती हैं और गांव के और लोग होते हैं वो शुरू करते हैं इसको इस आंदोलन को, ठीक है। और उस टाइम पे यूके जो था वो यूपी का ही पार्ट था, ठीक है, मतलब अलग राज्य नहीं बना था, वो यूपी का ही भाग था, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो इससे इन लोगों को ये प्रेरित होते हैं इससे और इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अगर ऑप्शन में आपको आम लोग नहीं मिलते हैं या महिलाएं नहीं मिलती हैं तो आप सुंदरलाल बहुगुणा के नाम के साथ जा सकते हैं, ठीक है। देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, या फिर रामगंगा नेशनल पार्क, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? हमारा यूके, ठीक है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर भी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935। अच्छा, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। जो हेली था, ठीक है, ये गवर्नर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसके नाम पे इस पार्क की स्थापना की गई, ठीक है, हेली नेशनल पार्क, ठीक है, 1935 में। और आज़ादी के टाइम पे इसका नाम बदल दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और फिर 1957 में इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, या फिर अमरकंटक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है। ये यहाँ पे मान लीजिए आपका महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। महाराष्ट्र का जो पश्चिमी तट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ से ऊपर नीचे तक, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है यहाँ पर है महाबलेश्वर, यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है, और बहती हुई जाती है ये बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, किस किस स्टेट में बहती है ये? महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका से फिर तेलंगाना, तो तेलंगाना, उसके बाद ये आंध्रा में, और आंध्रा से बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इसका ड्रेनेज होता है बंगाल की खाड़ी में, ऑलराइट। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? तो 1400 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? ठीक है, कितने क्षेत्र में बहती है? तो 2.59 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतने एरिया में बहती है, ठीक है। लंबाई अलग चीज़ है और कितना एरिया कवर कर रही है वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेंथ इसकी 1400 किलोमीटर है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बहेगी, चौड़ाई भी तो होगी इसकी, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया मतलब कितना, अपवाह क्षेत्र कितना है इसका? 2.59 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी, ठीक है। गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। अच्छा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है, कर्नाटका में, ऑलराइट। यहाँ पे अमरकंटक तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, नियर बाई एमपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी मीठे जल की, ठीक है।
वुलर, लोनार, पुलकित या सांभर? ये तो सबको पता है कि ये वुलर है, ठीक है। वुलर झील एरिया कितना है? 160 स्क्वायर किलोमीटर। ऑलराइट, कहाँ पे है? J&K में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लोनार, लोनार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये बनी कैसे थी? ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी उद्गार होने से, ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। अच्छा, आगे है पुलकित, ठीक है, या पुलकित या पुलिकत है, ठीक है, पुलिकट होगी शायद, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी है। तो पुलिकट जो झील है ये कहाँ पे है? तो ये आंध्रा तट पे है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्रा तट पे है ये। और जो सांभर है, और ये खारे पानी की, ठीक, झील है, ठीक है। और जो सांभर है ये भी खारे पानी की झील है, और ये राजस्थान में, ठीक है, और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और जो पुलिकट है ये सेकंड नंबर की खारे पानी की झील है। अच्छा, एक झील और है चिल्का, ठीक है, ये सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनियम के उत्पादन के लिए देश का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? टाइटेनियम के लिए, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या बेंगलुरु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। तो केरल में खोला गया है भारत का पहला टाइटेनियम के लिए कारखाना, ठीक है। कब खोला गया था ये? तो ये खोला गया था 1 मार्च 2011, ठीक है। अच्छा, जो टाइटेनियम होता है इसका प्रयोग किस चीज़ में होता है? तो ये जितने भी मतलब लड़ाकू विमान बनते हैं हमारे, ठीक है, जो फाइटर जेट हैं उनमें इसका प्रयोग होता है, मिसाइल्स में होता है, जो युद्धपोत होते हैं उनमें होता है, अंतरिक्ष यान होते हैं, ठीक है, उनमें होता है, और जो हमारे परमाणु रिएक्टर होते हैं, ठीक है, उनमें भी टाइटेनियम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला शीशा किसे कहा जाता है? ठीक है, कोयला, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। जो कोयला और पेट्रोलियम है इसको ब्लैक डायमंड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है ग्रेफाइट, ठीक है, तो ग्रेफाइट को काला शीशा बोला जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगबोई तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1901 में, 1939 में, 1980 में या 1999 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1901 में, ठीक है। और ये है कहाँ पे? तो ये है असम में, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, ठीक है, तेल शोधन संयंत्र का मतलब है ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो कच्चा तेल निकलता है तो उसके साथ सारी चीज़ें होती हैं, गैसेस भी होती हैं, और भी ऑयल वगैरह होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, ठीक है, तो इन सबको रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये इंडिया में है, ठीक है। कहाँ पे है इंडिया में भी? जामनगर, ठीक है, जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में। कब हुई थी इस रिफाइनरी की स्थापना? 1999 में, ठीक है, 1999 में, ठीक है। और कौन सी ऑयल रिफाइनरी है ये? रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल डैम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित है? ठीक है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो जो भी हिमाचल प्रदेश है उनको पता होगा अच्छे से कि ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो, और ये सतलुज रिवर पे है, ठीक है, ठीक है। और कितने मेगावाट की है? तो 800 मेगावाट की है, ठीक है, कोल डैम जल विद्युत परियोजना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का ज्योग्राफी का, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1931 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में, ठीक है। 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई, ठीक है। किसने की? इंडियन एयरलाइंस। जो
अब भी टाटा ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। बीच में ये इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया था इसका बहुत बड़ा शेयर, ठीक है, बट अब ये टाटा ग्रुप ने खरीद ली है, ठीक है, आप सबको पता होगा ये। अच्छा, तो इंडियन एयरलाइन ने स्टार्ट की थी, ठीक है, 1911 में। इसका बहुत कम रेंज बोल लीजिए या एरिया बोल लीजिए, सिर्फ 10 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। कहाँ से? प्रयागराज, जिसे उस टाइम पे इलाहाबाद बोला जाता था, ठीक है, प्रयागराज से नैनी तक के लिए थी, ठीक है, सिर्फ 10 किलोमीटर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे HPG के। फर्स्ट क्वेश्चन है गचांग एवं छानली क्या है, ठीक है। यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, गचांग और छानली, तो ये क्या है, ठीक है, किन्नौर से रिलेटेड है ये दोनों नाम, ठीक है। वस्त्र है, टोपी है, अनाज का नाम है या फिर मिठाई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वस्त्र, ठीक है। एक्चुअली जो किन्नौर की महिलाएं वस्त्र पहनती हैं या कपड़े पहनती हैं, ठीक है, उनके नाम है ये गचांग और छानली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दो ना पाई दो, ये नारा किसने दिया था? सत्यदेव भूशोहरी, पंडित अनुलाल या भागमल सोठा या फिर ठाकुर सेन नेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागमल सोठा। तो भागमल सोठा ने भाई दो ना पाई दो का नारा दिया था, ठीक है। और ये बाकी तीनों भूशोहर सत्याग्रह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलाड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? रावी, चिनाब, सतलुज या फिर ब्यास, ठीक है। तो ये है रावी नदी पे, रावी और किलाड़ दोनों पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ किलाड़ देती तो ये तो मतलब किसी को भी पता लग जाता, ठीक है, कि परियोजना का नाम भी किलाड़ी है और नदी का नाम भी किलाड़ी है, ठीक है। तो ये दोनों पे है, रावी और किलाड़। जो किलाड़ है वो रावी की सहायक नदी है। और अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कितने मेगावाट के, तो ये 0.30 मेगावाट की है, देखो बहुत छोटी है, ठीक है, 0.30 मेगावाट की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लारजी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? अच्छा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ठीक है, या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी परियोजना जो वो कितने मेगावाट की है। तो लारजी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? 42, 126 या 300 या 1200, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 126 मेगावाट की, ठीक है। ये 3 टरबाइन में है, 42, 42, 42, ठीक है, 3 टरबाइन में है, ठीक है, टोटल 126 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन है लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा या सोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुल्लू, ठीक है। एरिया कितना है इसका? 1171 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है? स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ठीक है, गोल्डन बक, ठीक है। ये 3 चीज़ों के लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, गोल्डन बक, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है शमसी में, शमसी भी कुल्लू में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगर परियोजना कब शुरू हुई? 1952, 1962, 1982 या फिर 1972। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1962 में, ठीक है। 1962 में शुरू हुई चंगर परियोजना। कहाँ पे? बल वैली। बल वैली कहाँ पे है? मंडी में, ठीक है। किसकी सहायता से शुरू की गई थी ये? जर्मनी की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर या 53,673 स्क्वायर किलोमीटर या 55,674 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 53,674 स्क्वायर किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर माइल्स में पूछा जाए 21,495 माइल्स, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में तो सबको याद होता है, ठीक है, माइल्स में याद रखना है 21,495 माइल्स, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये है 1.69%। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट ये ही आएगा 1.69%, हो सकता है आपको 1.7% आ जाए, तो 0.1 ऊपर नीचे चल पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज किन्नौर को कहाँ छोड़ती है? ऑप्शन है चौहारबाटा, बहादल, फिरनू गाँव या शिपकी में। तो इसका राइट आंसर है चौहारबाटा। ठीक है, सबसे पहले ये किन्नौर में एंटर करती है शिपकी में। ठीक है, यहाँ पे एंटर की इसने शिपकी दर्रा से। ठीक है, और फिर आगे किन्नौर को छोड़ा इसने चौहारबाटा से और शिमला में एंटर किया बहादल में। ठीक है, यहाँ से शिमला से एंटर किया बहादल में। ठीक है, और शिमला को आगे छोड़ा, यहाँ पे मंडी में एंटर किया फिरनू गांव से। ठीक है, तो ये मंडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है शिला, लियोपार्गिल, डिबी बोकरी या चोलांग। इसका राइट आंसर है शिला। ठीक है, जो कि किन्नौर में है। ठीक है, हाइट पूछी जाए तो 7025 मीटर। ठीक है, लियोपार्गिल भी किन्नौर में ही है, डिबी बोकरी कुल्लू में है और चोलांग कांगड़ा में है। ऑल राइट, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, मनाली दर्रा किसे जोड़ता है? मनाली कुल्लू, मनाली कांगड़ा, मनाली स्पीति या फिर मनाली लाहौल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मनाली कांगड़ा। ठीक है, मनाली और कांगड़ा को जोड़ता है मनाली दर्रा। ठीक है, मनाली स्पीति को जोड़ता है हमता पास। ऑल राइट, तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। ठीक है, हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आज के। ठीक है, आई होप आपको डिस्कशन में मज़ा आया होगा। अगर डिस्कशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में, छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम है उसमें हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।